ठीक है, तो हमारा पार्ट 8 स्टार्ट हो जाता है सिंपल। इसमें एक तो यार हमने वो सीख ली कि BM3 के अंदर क्या होता है विदाउट CCFC समझ गया ना, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अगर कोई उस पर इंटरेस्ट नहीं कमा रहे हम, ये वाली बात एक डाउट है कि वो जो इंटरेस्ट कई जगह नहीं चार्ज हो रहा, ठीक है, लेकिन वहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल प्रिंसिपल और उसकी दोनों होनी चाहिए थी, ऐसा माना जाता था, लेकिन फिर भी हमने उसको BM1 और BM2 के अंदर डील किया। कुछ क्वेश्चन हैं ऊपर ऐसे, उनको क्या करूँ फिर मैं, ठीक है, इसको डाउट को रख अपने दिमाग में। डेट इज BR और डेट इन्वेस्टमेंट जो भी है इंटरेस्ट के ऊपर, तो उसकी कैसे अकाउंटिंग होगी यहाँ पर। इनिशिएट कॉग्निशन देख सिंपल है, उसको तो ओरिजिनल कॉस्ट पे करेगा, नॉट एट ट्रांजेक्शन प्राइस। ठीक है, TP इज नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट अपफ्रंट फी शैल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनेंशियल एसेट ट्रांजेक्शन कॉस्ट टू बैंक। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से वो चली जाएगी। अगर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो उसको भी डायरेक्टली P&L से कर देंगे हम। ठीक है, इसमें वो वाला सीन नहीं होता जैसे हम जो BM1 के अंदर होता है ना, सिर्फ कि ड्यू किसी और पे रिसीव किसी और पे, ड्यू किसी और पे रिसीव किसी और पे, यहाँ पे कुछ नहीं है, सब वो P&L से हो जाएगा इसके अंदर। एसेट विल बी एट फेयर वैल्यू एंड फ्लक्चुएशन कैरिंग अमाउंट, वो भी P&L से हो जाएगा। ऊपर वाले में OCI से होता है एज अपोज टू। ठीक है, फेयर वैल्यू लॉस हो गया, फाइनेंशियल एसेट आ गया, ये आ गया। एट द टाइम ऑफ सेल डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट सेलिंग प्राइस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, सब कुछ इसमें P&L में जा रहा है। और उसके अंदर BM2 के अंदर बस लास्ट में जब वो चीज़ें सोल्ड हो रही हैं, तब वो जो ऊपर हमने OCI का है वो हम पूरे का पूरा हम P&L में ट्रांसफर कर देते हैं, ऐसा होता है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये इरिवोकेबल होता है। देख उस पर अमोर्टाइजेशन मेथड तो लगता नहीं है, सिंपल सी बात है, या तो FVPL लगेगा या FVOCI लगेगा। अगर फॉर ट्रेडिंग है वो तो उसको P&L से करेंगे, अगर वो नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो उसको हम OCI से करेंगे या फिर FVPL से करेंगे, जैसा भी उसमें होगा मॉडल के अंदर। अगर विदाउट एनी रिसाइकल है तो हम इस OCI से करेंगे, तो FVPL से कर देंगे। इनिशियल कॉग्निशन एट परचेज प्राइस करेंगे हम, वो उस पर नहीं करेंगे, वो जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट विल बी रिटर्न ऑफ एज एन एक्सपेंस। ठीक है, इट विल नॉट बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हर एक के अंदर है वो, बस अमोर्टाइजेशन मेथड के अंदर थोड़ा अलग हो जाता है वो। अगर डिविडेंड रिसीव ऑन दिस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपली बैंक डेबिट डिविडेंड, डिविडेंड टू P&L। अगर कोई फेयर वैल्यूएशन होती है तो वो भी हम P&L से ही इसमें एडजस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर डेबिट टू फेयर वैल्यू गेन, फेयर वैल्यू गेन टू P&L, और इसका अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा। फिर आ जाता है, देखिए पहला स्टेप हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया विदाउट एनी यूजिंग विदाउट एट परचेज प्राइस। सेकंड में डिविडेंड रिसीव कर लिया, कोई आ रहा है तो थर्ड में चीज़ें बैलेंस शीट डेटा मान ले आ गई तो उसको फेयर वैल्यू पे कर लिया। चौथे पे भाई उसको बेच दिया। बैंक डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इनिशियल फिर मतलब सिंपल वही कैरिंग अमाउंट जो लॉस और गेन होगा वो P&L से कर लेंगे। प्रॉफिट और लॉस सेल शैल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इनिशियल अब आ जाता है VOCI विदाउट रिसाइकलिंग। इसमें भाई TP पे बनेगा ये, यहाँ पे P&L का सीन है नहीं, P&L के अंदर अमाउंट जानी रही, ऊपर वाले में तो P&L के अंदर जा रही, तो वहां पे उसको नहीं लेंगे हम ट्रांजेक्शन प्राइस के, यहाँ पे इसको ट्रांजेक्शन प्राइस के अंदर लेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। फाइनेंशियल एसेट डेबिट टू बैंक, बैंक अकाउंट डिविडेंड, ये तो भाई P&L से ही होगा यार, ये तो है ना, हमेशा ही होगा ये तो। फेयर वैल्यूएशन जो होगा वो अलग होगा। फिर अगर सेल हो रही है ना, ये BM2 से अलग है, उसमें वो सारा OCI के अंदर से वो ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन सेल ऑफ प्रॉफिट लॉस सेल विल बी ट्रांसफर टू OCI रिजर्व। यहाँ पे सारा प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा वो भी उसमें होगा। OCI रिजर्व विल नॉट बी रिसाइकल इवन इफ इन्वेस्टमेंट हैज बीन डिस्पोज्ड एज अपोज टू BM2, है ना। BM2 के अंदर हम क्या करते थे, उसको ट्रांसफर कर देते थे P&L के अंदर, और BM3 के अंदर तो हम करते ही P&L से हैं। ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भाई OCI रिजर्व में ही रहेगा वो, अगर हम FVOCI लगा रहे हैं। क्वेश्चन 63 इसके ऊपर बेस्ड थे, सिंपल क्वेश्चन थे, 63, 64, 65, 66, 67 सिंपल क्वेश्चन थे। बस ये किया था 10,05,000 वाला, ये किसमें सीन था कि वो शायद उसकी एप्रिसिएशन हो गई थी, लेकिन वो 3 महीने बाद हो रही थी, तो यहाँ पे इसका पर्पज एक अकाउंटिंग को समझाना था, तो उसने इसलिए कर दिया। फिर भाई आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 68, ये सॉरी ये वही था, ये है वो 3 महीने वाला सीन है ना जो, तो बस उसकी वो लिख दी, फिर FV लॉस अकाउंट डेबिट, फेयर वैल्यू लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, उसको OCI रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। फिर आ जाता है हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो कि अगर हम रेगुलर वे में ले रहे हैं, फाइनेंशियल एसेट्स का रिकॉर्डेड रेगुलर वे, तो अब इसके अंदर ना जो ट्रेडिंग देन द अकाउंटिंग फॉर एक्विजिशन, वो 2 मेथड के अंदर हो सकती है, ट्रेड अकाउंटिंग या सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग। अब इसका क्या पर्पज है यार, कई बार ना जब हम उसमें करते हैं तो T+2 का कंसेप्ट होता है। अगर हम ट्रेड डे कंसेप्ट को देखते हैं तो उस दिन तो हमें वो पेमेंट हमारी गई नहीं, तो हम उस दिन उसको पेबल लिख लेते हैं, और बाद में सेटलमेंट डेट को हम उसको बैंक से एंट्री उसकी पास कर देते हैं। वो यहाँ पर समझा रखा है, पेबल डेबिट टू बैंक कर दिया, पहले एंट्री कर दी फाइनेंशियल एसेट टू पेबल्स, और पेबल टू बैंक हो गया। देख अमोर्टाइजेशन मेथड के अंदर P&L का कोई
चक्कर नहीं होता, तो यहाँ पे फेयर वैल्यू का भी कोई सीन नहीं होता। फिर आ जाते हैं भाई हम P&L वाले के अंदर। सिंपल, ये एंट्री तो पहली तो ऐसी रहेगी। सेकंड स्टेप जो आता है वो सेटलमेंट डेट हो गया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है भाई कि जहाँ पे बीच में आ गई आपकी बैलेंस शीट डेट, तो वहाँ पर तो आपको करना पड़ेगा उसको सेटल। और FVOCI के अंदर भी वही सेम है, बस इसमें OCI से जाएगा। पेबल्स डेबिट टू बैंक, वो सेम रूल्स हैं उसके लिए, जो फ्लक्चुएशंस को रिकॉर्ड करने के लिए इंस्टेड, बट वो P&L की जगह यहाँ पे OCI रिजर्व में चला जाएगा। इसके ऊपर अकाउंटिंग एंट्रीज में दिखा देता हूँ। क्वेश्चन 69 सिंपल था काफ़ी, इसके लिए मैंने एक रिकॉर्डिंग भी की है कि क्यों हम T+2 लेते हैं यहाँ पर, वो बता रखा है। और क्यों यहाँ पर P&L का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर तो IRR या मार्केट रेट देखते हैं, तो इसलिए भी नहीं हम यहाँ पर अमोर्टाइजेशन मेथड के अंदर उसको कंसिडर करते हैं फेयर वैल्यू को। ठीक है, एफ एसेट्स टू पेबल्स, अकाउंटिंग ऑडिट सेकंड स्टेप हो गया, बैंक से पेमेंट होगी। अब भाई ये आ जाता है, ये थोड़ा P&L और ये OCI वाले थोड़े सही हैं। अभी हम उसी के अंदर चल रहे हैं। किसके अंदर चल रहे हैं अभी हम चल रहे हैं अपने ट्रेड अकाउंटिंग के अंदर। जो सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग होती है वो थोड़ी अलग होती है, उसमें बस ये हो जाता है कि जो पहला स्टेप होता है ना, इसको काट के फर्स्ट और सेकंड एंट्री को नेट कर देते हैं, FS डेबिट टू बैंक, बस इतना होता है। तो इसके अंदर क्या हो गया, 31 आ गई, हमने देखा भाई गेन हो गया, तो भाई गेन को रिकॉर्ड कर लो और ट्रांसफर कर दो P&L के अंदर, क्योंकि ये OCI वाला नहीं है ये। ठीक है, ये OCI वाला नहीं है, तो ऐसे कर दिया इसको। फिर आ जाता है हमारा पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, 100 से सेल कर दिया ना हमने, लेकिन इस दिन हम दोबारा से देखेंगे 102 थी पिछले उस पे बैलेंस शीट डेट पे, लेकिन जब सोल्ड की तब 103 हो रखी है, तो वो भी हम P&L के अंदर ट्रांसफर कर देंगे उतना। ठीक है, जो देख कटेगा पेबल तो उतने के उतने ही रहेंगे ना, 100 के 100 रहेंगे ना, तो वो कैंसिल हो गए। लेकिन बीच में कोई बैलेंस शीट डेट आ गई, बढ़ गए घट गए, तो वो इस तरह से डील हो जाएंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है ना, हाँ ठीक है। फिर आ जाता है तुम्हारा FVOCI, सेम मतलब ये वाला सेम। फिर बीच में आ गई फाइनेंशियल, ये बैलेंस शीट डेट आ गई, वही कर दिया फाइनेंशियल फेयर वैल्यू गेन टू OCI रिजर्व। फिर पेमेंट सेटल कर दी, फिर फाइनेंशियल एसेट पे हमने देखा भाई 1 रुपये का गेन हो रहा है, फेयर वैल्यू गेन टू OCI रिजर्व। आ जाता है सेटलमेंट डेट, वही मैंने अभी बताया था, ट्रेड डेट पे कोई एंट्री नहीं होगी, जो सेटलमेंट डेट है सारी उसी पे हो जाएंगी नेट करके फर्स्ट और सेकंड एंट्री को, तो वो हमने डाल दी देखिए यहाँ पर। मतलब दोनों में से कोई भी हो सकती है ना, फेयर वैल्यू एसेट तेरी बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है, दोनों को P&L से हमने वो कर लिया डील। फिर सेटलमेंट डेट को एक तो ये एंट्री होनी है, फिर ये भी हो सकती है। यहाँ पर वो नहीं कर रहे, पहले फेयर वैल्यू एसेट टू गेन ऑन वैल्यू और फिर गेन ऑन वैल्यू टू P&L, वो जो करते थे ना वो नहीं करते, यहाँ पे डायरेक्टली कर देते हैं उसको, बस इतना ही फ़र्क है इसके अंदर। वहाँ पे 4 एंट्री हो जाती थी, यहाँ पे 3 एंट्री आ जाती हैं, 9 एंट्री हो गई। किसके अंदर कर रहे हैं भाई ये P&L के अंदर है। ठीक है, 31/3 को ना, हाँ ठीक है, 2 कर दिया। सेटलमेंट डेट के अंदर तो वो कोई उसमें एंट्री ही नहीं होगी, मतलब वो एक ही दिन उसी दिन कर देंगे। ठीक है, बट मेरा डाउट ये है कि यार करके दिखाई क्या इन्होंने उसके अंदर, सेटलमेंट डेट के अंदर, अमोर्टाइजेशन मेथड के अंदर, एक बार देखते हैं। यही होगा कि यार सेटलमेंट डेट पहली वाली एंट्री तो होगी नहीं और सेटलमेंट डेट वाली एंट्री हो जाएगी। FVOCI वाला है ना ये P&L हो गया, ये गेन हो गए FS डेबिट टू बैंक, और वो FS डेबिट टू फेयर वैल्यू गेन टू P&L। भाई इसमें भी देख वैसे ही करेंगे, वैसा कोई सीन नहीं है, जो नीचे वाली 2 एंट्री हैं दोनों सेम है। पहले फेयर वैल्यू एसेट बढ़ गई टू फेयर वैल्यू गेन कर दिया, फेयर वैल्यू गेन आ गया तो उसको P&L में भेज दिया। ठीक है, 30 को कोई एंट्री नहीं होगी, डायरेक्ट उसको कर देंगे, मतलब पहले बैलेंस शीट डेट आ रही है ना, तो पहले बैलेंस शीट डेट की अकाउंटिंग कर देंगे, उसके बाद में उसकी कर देंगे। अब जरूरी तो नहीं हर बार सेटलमेंट डेट पहले आ जाए। और जो तुझे फेयर वैल्यू जो गेन जो फ्लक्चुएशन देखना है ना, उसको यू हैव टू सी ऑल दैट ऑन बैलेंस शीट डेट एज वेल एज ऑन द डेट ऑफ सेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 एक होमवर्क हो गया, इसी की तरह हो गया।